बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कासिम अली, आपका फिज़िक्स टीचर। तो स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इस टॉपिक को हम स्टडी करते हुए आ रहे थे। और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने इस चैप्टर का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, उसको स्टडी किया था। और आज की इस वीडियो में उसी के रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, कल हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमारे पास, या प्रीवियस जो टॉपिक था, उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की। लेकिन इस वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है, या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दो प्रोडक्ट आपके पास आते हैं, एक डॉट वाला होता है, एक क्रॉस वाला होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डॉट को डिस्कस किया था, और इस वाली वीडियो में हम क्रॉस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट आप लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक न्यू क्वांटिटी आती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसमें क्या कहते हैं, वो भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनको आपने प्रोडक्ट लिया यानी मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आएगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट आता है या क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी ही आए, तो वो कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। कहते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज। वो उसको डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी अगर लिखना हो इसको, तो कह रहे हैं आपके पास आ रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ में आपके पास इस इधर आ रहा है कि यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, यूनिट वेक्टर एन क्या कर रहा है कि इसमें जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यूनिट वेक्टर की मदद से। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ आ रहा है साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर एन। कहते हैं वेर एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा एंड एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी। एन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, आपके पास जो एन आ रहा है, एन प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, यानी देखें दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। ठीक है, और इसमें जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो बात आ रही है, जो कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है यूनिट वेक्टर एन, यानी ए क्रॉस बी। ठीक है, आपके पास आएगा एंगल बन रहा है ए से बी की तरफ, यानी थीटा इन दोनों के दरमियान। और अगर ये राइट हैंड रूल की मदद से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन आ रही है वो आ रही है यूनिट वेक्टर एन की। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर प्रोडक्ट की आपने डायरेक्शन को मालूम करना हो तो वो कैसे मालूम किया जा सकता है। कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। कि वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल की मदद से मालूम की जा सकती है। कैसे? राइट हैंड रूल क्या कहता है, क्या बताता है? कहते हैं जॉइन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स टू डिफाइन अ प्लेन ऑफ वेक्टर। कि दो वेक्टर हैं आपके पास, दोनों की आपने टेल्स को मिला दिया, दोनों की टेल को ज्वाइन किया। रोटेट वेक्टर ए इंटू बी थ्रो स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। कि वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट किया, वेक्टर ए को रोटेट करें वेक्टर बी की तरफ। ये देखिए एरो हेड भी यही बता रहा है कि वेक्टर ए रोटेट हो रहा है वेक्टर बी की तरफ। ठीक है, इस केस में कहते हैं कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। के जो आपके पास फिंगर्स आ रही हैं, फिंगर्स को आपने इन डायरेक्शन की मदद से, या इन डायरेक्शन, इन वेक्टर्स की, जो आपके पास राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है आपने इस रोटेशन में, जिस तरफ को वेक्टर्स रोटेट कर रहे हैं। तो कहते हैं कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इरेक्ट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि जो आपके पास अंगूठा होगा, आपका थंब होगा, फिंगर्स के बाद जो थंब आ रहा है आपके पास, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इस राइट हैंड रूल की मदद से ये आप ये प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल्स कहते हैं टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स इज इक्वल टू, दैट इज टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किसकी मदद से वजूद में आता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर आर
पोजीशन वेक्टर आर और दूसरा आपके पास एक फोर्स होती है। जब आप पोजीशन वेक्टर और फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो एक आंसर आता है वेक्टर क्वांटिटी ही आती है और वो होता है टॉर्क। फिर कहते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि जब आप फोर्स मालूम करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इनकी वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो रिजल्ट करवाता है एक फोर्स को, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम की आप बात करते हैं तो वो एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है किस किस का, एक पोजीशन वेक्टर आर का और लीनियर मोमेंटम का। मोमेंटम एक खुद से एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम आपके पास होता है पी, पोजीशन वेक्टर होता है आपके पास आर, दो जो रिजल्ट आएगा इनका वो आपके पास आता है एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो ये तीनों एग्जांपल्स थी, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की। तो अब नेक्स्ट इसकी जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, ठीक है, इनकी जो खसूसियात हैं या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने डिस्कस करनी है। जैसा हमने लास्ट वाले टॉपिक में स्केलर वाले टॉपिक में प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, सेम उसी तरह इस वाले टॉपिक में भी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब इधर ये थोड़ी सी एक फारी और इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। कहते हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कैन बी इक्वल ओनली व्हेन ए बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तब ही एक दूसरे के इक्वल होंगे जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, तब इस केस में जाके दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। पहली प्रॉपर्टी है जैसा कि हमने स्केलर में पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इधर कहते हैं वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। कि इधर इस केस में जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। मतलब कि हमने पहले पढ़ा कि ए बी बराबर होता है बी ए के, तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज नॉट कम्यूटेटिव। कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप दो वेक्टर्स ए और बी का ले रहे हो तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहते हैं इफ ए एंड बी टू वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान थीटा एक एंगल आ रहा है, देन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? ए बी साइन ऑफ थीटा की। बी क्रॉस ए बी ए साइन ऑफ थीटा, यानी इसकी डायरेक्शन अब क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो बी क्रॉस ए बी साइन थीटा और साथ नेगेटिव आ रही है वैल्यू। सिंस ए बी बराबर है बी ए के, तो क्या कह सकते हैं आप? ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। चूंकि इनका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। साइन के रिवर्स होने की वजह से ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता, इसकी क्या हो जाती है? वायलेशन हो जाती है, ठीक है। इस बात को आपने ज़हन नशीन रखना है कि जब स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं या डॉट प्रोडक्ट की, तो आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है, लेकिन इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते, बल्कि इनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है विद नेगेटिव साइन। फिर कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर के, जब आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए एंड बी हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो उनका जो इस केस में मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है? मैक्सिमम आता है। चूंकि जब हम बात करते हैं स्केलर की, तो स्केलर में हमारे पास आता है काज, और काज 90 जीरो के इक्वल होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर में आपके पास साइन आता है, और साइन 90 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जो साइन की वैल्यू आती है साइन 90 की, वो वैल्यू आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, वो होती है इक्वल टू 1, ठीक है। अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह 90 आ गया, तो ए क्रॉस बी ए बी 1, ठीक है। चूंकि साइन 90 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 91 की इक्वल होता है, तो ए क्रॉस बी का आंसर आता है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, और साथ में डायरेक्शन आ रही है एन यूनिट वेक्टर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस जे 1 इंटू 1 साइन 90, के डॉट के की सीन में भी क्या आपके पास आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा के। जे क्रॉस के का आंसर आएगा आई, एंड के क्रॉस आई का आंसर आएगा जे, ठीक है। यानी आप क्या कह सकते हैं? आई क्रॉस जे लेंगे तो आंसर आएगा के, जे डॉट क्रॉस के लेंगे तो आंसर आएगा आई,
के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आएगा जे। यानी जो अगर आप जोन से दो यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, तीस इनका जो आंसर आएगा वो तीसरे के इक्वल आएगा। ठीक है, आई जे ले रहे हैं, तीसरा बनता है के, आंसर आ जाएगा के। सेम इसी तरह कहते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और जे क्रॉस आई अगर इनको रिवर्स कर दें, ये जो आपके पास आ रहे हैं इनको रिवर्स कर देंगे तो उनके साइन भी रिवर्स हो जाएंगे। जे डॉट आई का आंसर माइनस के क्रॉस जे का आंसर माइनस आई, और आई क्रॉस के का जो आंसर आएगा वो माइनस जे आएगा। ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, अब कहते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हैं पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो इस केस में क्या आएगा। तो हमने बात की थी जो आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है दोनों पैरेलल है, सेम इनकी डायरेक्शन है, तो थीटा का जो आंसर आता है वो आता है 0 डिग्री। ठीक है, कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आर टू एंटी पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर दैट इज 0। ठीक है, नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका आप मैग्नीट्यूड लें तो वो 0 आ जाए। मैग्नीट्यूड लेने से आंसर 0 आए तो वो वाला वेक्टर क्या कहलाता है, वो कहलाता है नल या 0 वेक्टर। ठीक है, तो इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, थीटा आ जाएगा 0। तो ए बी इज इक्वल टू साइन 0 क्या होता है, वो 0 होता है। तो जब 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये इसका मतलब 0 जिसका आंसर आए वो क्या कहलाता है, नल वेक्टर। ठीक है, फिर दूसरा केस इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स कि जब आपके पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो उस केस में क्या आएगा, एंटी पैरेलल एक वेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, दूसरा वेक्टर पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक वेक्टर आगे की तरफ, दूसरा वेक्टर पीछे की तरफ, तो मतलब इनका जो एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल के लिए जो थीटा का आंसर आता है स्टूडेंट्स, वो थीटा का आंसर आता है 180 डिग्री। ठीक है, एंटी पैरेलल के लिए जो थीटा का आंसर आता है वो 180 डिग्री आता है। तो कहते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री, साथ यूनिट वेक्टर एन आ गया। तो ए बी साइन 180 भी क्या होता है 0। तो 0 को जब आप जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे का सारा आंसर वो आपके पास आता है 0 के इक्वल। तो ए क्रॉस बी एंटी पैरेलल केस में भी नल वेक्टर आ रहा है यानी 0 आ रहा है। ठीक है, ये आपके याद रखना है। कम्यूटेटिव जो हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की, उसमें ना कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता, परपेंडिकुलर का आंसर मैक्सिमम आता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल का आंसर नल वेक्टर या 0 वेक्टर आता है, 0 आंसर आता है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज भी। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है या करैक्टरिस्टिक्स आ रहा है, खसूसियत आ रही है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। जब आप वेक्टर को उसी के साथ प्रोडक्ट लें तब क्या होता है, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज नल वेक्टर कि जब आप वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं उसका आंसर भी एक नल वेक्टर आता है, यानी उसका जो आंसर है वो भी क्या आता है, 0 आता है। अगर आप ए क्रॉस ए उसका प्रोडक्ट ले लें क्रॉस ए इंटू ए साइन ऑफ थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। तो ए 0 के साथ जब भी किसी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0। ठीक है, ए इंटू ए 0 मल्टीप्लाई, तो होल आंसर आपके पास आ जाएगा 0 के इक्वल। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर जब आप यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो दो आपके पास यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई, जे डॉट जे, के क्रॉस के, तो इनके जो सारे के आंसर आते हैं वो 0 आते हैं। यानी आई क्रॉस आई इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर 1, इसका भी 1 साइन 0, तो 0 की जगह आगे साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, तो होल आंसर क्या बन गया 0। फिर कहते हैं आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस के इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, यानी ये नल वेक्टर आ रहे हैं सारे के सारे आपके पास। ठीक है, जब वेक्टर को सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी अगर बात करें स्केलर और वेक्टर को अगर आप कंबाइन करें याद करने के लिए तो दोनों एक दूसरे के उलट आते हैं, रिवर्स हैं। ठीक है, जिधर एक मैक्सिमम है दूसरी तरफ वो नेगेटिव मिनिमम है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समझ लें कि एंटी पैरेलल है। फिक्स प्रॉपर्टी कह रहे हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या होगा, कैसे होगा। कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद दीज वेक्टर्स टेकन एज टू एडजेसेंट साइड्स। दोबारा से सुनिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या करता है, पैरेललोग्राम के यानी मुस्ततिल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? फॉर्म्ड विद दीज वेक्टर्स टेकन एज इट्स टू एडजेसेंट साइड। जब आप इसकी दो मुख्तलिफ साइड्स को लेते हैं तो उस वक्त जो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या करता है, एरिया एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और एरिया वो होता है एक पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेंथ इनटू हाइट, यानी आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर्स ए आर है, दूसरा वेक्टर बी आर है। तो इस केस में जो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन आ रहा है वो आ रहा है बी साइन थीटा। ठीक है, ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो आ रहा है बी साइन थीटा। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, लेंथ इसकी ये देखिए, लेंथ क्या थी ए, लेकिन वेक्टर था, वेक्टर हमने नहीं लिखना, हमने उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ए आ गया सिंपल। हाइट क्या थी, बी वेक्टर था लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा था वो था बी साइन थीटा, तो हाइट जगह आ गया बी साइन थीटा। तो आंसर क्या आएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जब आप ए क्रॉस बी मालूम करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो आता है ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ए बी साइन ऑफ थीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी। यानी अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को तो ये देखें, इधर मेरे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा आ रहा है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इधर अगर हम बात करें तो आपके पास ए बी साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, ए क्रॉस बी के इक्वल पुट कर लिया हमने। ठीक है, इस केस में तो अब कहते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि अगर आपके पास एक जो पैरेललोग्राम है उसका जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये आपके पास था एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ या इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। फिर इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है एंड वाली, जो कि कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि हमने स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ा था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सेम उसी तरह अब वेक्टर प्रोडक्ट को भी हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में। ठीक है, कहते हैं आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास आ जाता है बी। ठीक है, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर आ जाता है बी। तो कहते हैं जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के। और ये बात आपने याद रखनी है, स्पेस में है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब आप स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस के लिए तीन प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, यानी एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, तीन प्लेन होते हैं इसमें। तो ए के जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के, बी के जो कंपोनेंट आ रहे हैं बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जी के। ठीक है, ये आपके पास आ गए दो वेक्टर्स। अब इनका आपने लेना है स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हमने डाल लिया था, लेकिन इस केस में आपने क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे लेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, बी जी के साथ, पहले इस ए को, फिर ए वाई को करेंगे इन तीनों के साथ, फिर ए जी को करेंगे इन तीनों के साथ। ठीक है, यानी ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स आई, यानी यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई आगे, फिर ए वाई मल्टीप्लाई बी वाई, सॉरी ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई, यूनिट वेक्टर आगे आई क्रॉस जे, फिर ए एक्स मल्टीप्लाई बी जी। ठीक है, यूनिट वेक्टर आगे इधर से आई और इधर से के, आई क्रॉस के। ठीक है, यानी पहला जो ए एक्स है वो खत्म। अब बारी आ गई ए वाई की, तो ए वाई को आपने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों के साथ। ए वाई पहला बी एक्स, यूनिट वेक्टर आगे जे क्रॉस आई, प्लस ए वाई बी वाई, यूनिट वेक्टर आगे जे क्रॉस जे, फिर ए वाई मल्टीप्लाई बी जी, यूनिट वेक्टर आगे जे क्रॉस के। ठीक है, यानी अब खत्म हो गया वाई वाला कंपोनेंट भी, अब कंपोनेंट आ गया जी वाला। तो जी किसके इक्वल आएगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, यानी ए जी मल्टीप्लाई यानी क्रॉस बी एक्स, ए जी बी एक्स, यूनिट वेक्टर आगे के क्रॉस आई। अब ए जी क्रॉस बी वाई, ए जी क्रॉस बी वाई, यूनिट वेक्टर आगे इधर से के और इधर से जे, यानी के क्रॉस जे, फिर ए जी क्रॉस बी जी, ए जी क्रॉस बी जी, यूनिट वेक्टर इनके आएंगे के क्रॉस के। ठीक है, अब आई क्रॉस आई का आंसर 0, आई क्रॉस जे का आंसर आपके पास स्टूडेंट क्या आता है, के। फिर
ए एक्स बी जी यानी आई क्रॉस के का जो आंसर आता है वो आता है नेगेटिव ऑफ जे। सेम इसी तरह जब आप इसकी बात करेंगे कि जे क्रॉस आई का जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव के। जे क्रॉस जे का आंसर लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। जे क्रॉस के का आंसर लेंगे तो वो आई आएगा। ठीक है, यानी एक दफ़ा रिवर्स एक दफ़ा स्ट्रेट। जब दोनों सेल्फ प्रोडक्ट होगा तो आंसर ज़ीरो। जब स्ट्रेट होगा तो आंसर पॉजिटिव तीसरा आएगा, यानी आई जे का आंसर पॉजिटिव किया आएगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, आई क्रॉस के लेंगे तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ के जे। ठीक है, यानी एक को छोड़ के दूसरा ले रहे हैं तो आंसर आ गया नेगेटिव जे। फिर रिवर्स हो गया, अब यानी जे पहले बाद में आता है आई पहले, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा फिर से नेगेटिव ऑफ के। जे क्रॉस जे वो आंसर जीरो हो गया। फिर जे क्रॉस के, यानी अब ये स्ट्रेट है, जे पहले है के बाद में है और दोनों एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, तरतीब के साथ आ रहे हैं, तो इनका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आई आएगा। सेम इसी तरह अब के पहले है के बाद में आता है आई पहले आता है, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव जे, नेगेटिव प्लस जे। ठीक है, फिर ए जी बी वाई, ये देखें के क्रॉस जे इनका आंसर आएगा नेगेटिव आई। फिर के क्रॉस के का जो आंसर है वो आ जाएगा जीरो। अब इसमें जीरो एक ये खत्म हो गया इधर से इस सर में, यानी ए एक्स बी एक्स खत्म हो गया, ए वाई बी वाई खत्म हो गया, ए जी और बी जी खत्म हो गया और बाकी सारे बच जाएंगे। पहले में क्या बचा, ए एक्स बी वाई। ठीक है, फिर ए एक्स बी जी ये आपके पास आ गया, ए वाई बी जी, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स और साथ में आ जाएगा बी वाई। फिर दूसरी बात प्लस आ रहा है आपके पास ए जी बी एक्स। ठीक है, ए जी बी एक्स नेगेटिव ऑफ ए एक्स बी जी। यानी पहले आपने आई वाले कंपोनेंट देखे कौन कौन से थे। आई वाले कंपोनेंट थे स्टूडेंट आपके पास एक ए वाला ए वाई बी जी, दूसरा कंपोनेंट आ रहा था वो नेगेटिव में था ए जी बी वाई। पहले आपने ए वाले आई वाले कंपोनेंट सारे इकट्ठे किए, यानी आई का कंपोनेंट एक आपके पास आ रहा था ये ए वाई बी जी, फिर ये माइनस इसके साथ प्लस माइनस माइनस हो गया तो ए जी बी वाई, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई इंटू आई, यानी यूनिट वेक्टर आई आ रहा है, ये सारे कंपोनेंट एक साथ आ गए। फिर आपने जे वाले लेने हैं, जे देखें एक ये आ रहा है और दूसरा जे आपके पास ये आ रहा है। पहले आप प्लस वाला लिखेंगे यानी ए जी बी एक्स। ठीक है, यानी नेगेटिव माइनस उन्होंने कॉमन ले लिया तो नेगेटिव आपके पास आ जाएगा, प्लस की बजाय इधर आपके पास आ रहा है, यानी ए जी बी एक्स आपके पास ये आ गया, ए जी बी एक्स ये। फिर नेगेटिव प्लस माइनस माइनस मिलके ए एक्स प्लस ए एक्स बी जी, ए एक्स बी जी साथ में जे आ गया। फिर के देखें, के आपके पास आ रहा है एक इधर और एक इधर, यानी ए एक्स बी वाई ये इधर आ गया और ये प्लस माइनस मिलके नेगेटिव हो गया माइनस ए वाई बी एक्स, तो साथ में के आ गया। अब क्या करना है आपने, कहती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई आई। ठीक है, ये आई का कंपोनेंट आ गया। फिर जो जे का कंपोनेंट होता है वो हमेशा आपने याद रखना है वो नेगेटिव आता है। जे का जो कंपोनेंट आपके पास होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ रही है जे के साथ नेगेटिव, क्योंकि इधर प्लस था लेकिन रूल के मुताबिक। ठीक है, अगर आपने डिटर्मिनेंट लेना हो, ठीक है, आई जे के का थ्री प्लेन का, ठीक है, तो उसका जो उसमें जे जो आता है यानी दूसरी टर्म जो आती है वो आपके पास नेगेटिव आती है, नेगेटिव जे के साथ सिर्फ नेगेटिव। इसमें ये फार्मूला यानी ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही थी सेम एज इट इज़ आपने यही लिखनी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ जे के साथ इधर पॉजिटिव था आपने इधर नेगेटिव लगा देना, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आप अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो ये आता है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर आपके पास आता है ये वाला, इसका आंसर आपके पास ये आता है। ठीक है, यानी ये एक दूसरे का रिवर्स बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास था टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था अगेन, जिसका नाम था, मैंने बताया आपको, वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके पास अकॉर्डिंग टू बोर्ड के पेपर के हवाले से। ठीक है, पेपर बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके पास, जिसका नाम था, पहले टॉपिक हमने पढ़ा था, इससे पहले वाला जो था वो आपके पास था
स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। लेकिन ये वाला जो आपके पास टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक आपके पास आ रहा है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और बाज़ औक़ात यानी मोस्टली अगर इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाती है तो वो ज़्यादातर इन्हीं दो में से कोई ना कोई हर दफ़ा एक पेपर में आया होता है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि कोई भी जो कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत ही रहती है या जो गलती आपके पास आपको हो रही है वो ना रहे इसमें। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपने याद रखना है। इसमें हमने पहले पढ़ा, इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी वो डेफिनेशन थी कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें यानी उनका जो प्रोडक्ट लेते हैं दोबारा से एक वेक्टर ही आ जाए तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास जो रिजल्ट आता है यानी जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। लेकिन जब हमने स्केलर की बात की थी हमने कहा जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इस केस में था वेक्टर से वेक्टर ही वजूद में आता है। तो इसके लिए हमने पहले पढ़ा, फिर डायरेक्शन को मालूम किया, फिर उसकी एग्जांपल को स्टडी किया, फिर इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स थी उनको स्टडी किया। पहले हमने कहा कि ये इसमें क्या होता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर में क्या था, हमने कहा कि इसमें मैक्सिमम आंसर आता है। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, आपके पास थी कि जब एंटी पैरेलल और पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो इस केस में जो आंसर आता है वो आंसर आता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, क्या होता है जब आपके पास दो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उस केस में आपके पास जो आंसर आता है वेक्टर का वो नल वेक्टर आता है, यानी जो आंसर आएगा वो जीरो आता है। फिर सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट की बात की तो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा कि जब आप एक वेक्टर का आप सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपके पास जो आंसर आता है दोबारा से एक नल वेक्टर आ जाता है यानी जीरो वेक्टर आपके पास आंसर आता है। फिर एरिया पैरेललोग्राम मालूम किया कि जब आप किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल आता है आंसर उसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जब आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स का, ठीक है, या वेक्टर प्रोडक्ट लेना है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो इस केस में आपके पास सारी ब्रीफ डिस्कशन की, आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का ये टॉपिक यानी इस वीडियो के हवाले से जो टॉपिक था मेरे पास वो यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। हम दोबारा मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के और अपनी ये नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपने मुझे इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।